नमस्कार। आज के इस एकल कहानी पाठ में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे बीच दिल्ली से हिंदी की प्रख्यात लेखिका अलका सिन्हा मैम उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले इनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, अलका मैम की कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सुरक्षित पंखों की उड़ान, मुझसे एक ऐसा नेह, पीपल, पुरखी और पुरानी हवेली, खाली कुर्सी जनमानस में काफ़ी चर्चित है और इन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका नई धारा द्वारा नई धारा रचना सम्मान, भारत कोकिल कोल्ड लिमिटेड द्वारा बीसीसीएल कोयला भारतीय राजभाषा सम्मान, साहित्य एवं संस्कृति के मंच अमलतास द्वारा अमलतास सृजन सम्मान, कमलेश्वर स्मृति कथा बिंब सर्वश्रेष्ठ कथा सम्मान, संसदीय हिंदी परिषद द्वारा संसद के केंद्र कक्ष में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा साहित्यिक कृति सम्मान आदि हैं। साथ ही इनकी कविताएं, इनकी कहानियां देश की कई प्रतिष्ठित प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में नियमित तौर पर प्रकाशित होती रहती है। साथ ही दूरदर्शन, आकाशवाणी के अनेक प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में मैम की उपस्थिति रहती है। बिना किसी विलंब के मैं राहत इंदौरी साहब की इन दो पंक्तियों के साथ मैम को कहानी पाठ के लिए आग्रह करता हूँ कि न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा और वतन की रेह हमें एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। मैम स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। पहले तो मैं जन सरोकार मंच का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि एक ऐसा मंच बना है जिसमें कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम लेखक अपनी बात कह पाते हैं। एक बड़े व्यापक वर्ग तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। आज जो कहानी मैं यहाँ चुन कर लाई हूँ सुनाने के लिए, वो एक स्त्री के मन देश की कहानी। और मैं अपनी कहानी को सीधे-सीधे पढ़ती हूँ। मेरा नया संग्रह जो अभी वाणी प्रकाशन से आया है, पीपल, पुरखे और पुरानी हवेली, इससे एक कहानी मैं आपको बीच रखना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है दिवास्वप्न। उत्तू को गोद में उठाए मंदिरा खुशी से झूम रही थी। वह बार-बार उसे चूम रही थी, उस पर बलिहारी जा रही थी। उसी के मोह में तो मम्मी जी और पापा जी आज उसके घर आने वाले थे। मंदिरा विजय गर्व से फूली नहीं समा रही थी। लंबे इंतजार के बाद यह दिन आया था जब आर्यन के मम्मी पापा उसके पास आ रहे थे, वरना उन्होंने तो मंदिरा से ही नहीं, अपने बेटे आर्यन से भी संबंध तोड़ लिए थे। मंदिरा मंदिरा को लगने लगा था कि उस घर में स्वीकारे जाने की आकांक्षा एक दिवा स्वप्न की तरह है जो कभी हकीकत नहीं बन पाएगी। यूं तो आर्यन ने उसे इस स्थिति का आभास पहले ही करा दिया था, फिर भी मंदिरा को भरोसा था कि वह अपनी सेवा भावना से जरूर आर्यन के माता पिता का दिल जीत लेगी और वे उसे अपना लेंगे। मगर मंदिरा के भाग्य में यह सुख था ही नहीं शायद। उत्तू को झूले में लिटाते हुए एक पल को उसके हाथ ठिठक गए, फिर उसने उसे कसकर कलेजे से लगा लिया। अपने बचपन की याद कर उसकी आंखें छलक आईं। उस रोज जब वह स्कूल से लौटी तो घर के बाहर भीड़ लगी थी। भीड़ होते हुए भी किसी तरह की चहल पहल नहीं थी, उल्टा अजीब सा सन्नाटा पसरा था। घर के भीतर घुसी तो माँ को जमीन पर लेटा पाया। माँ को दुल्हन सा सजाया गया था, माथे पर सुनहरे गोटे की लाल चुन्नी उड़ा रखी थी। माँ कितनी खूबसूरत दिख रही थी, मगर क्या हुआ कि उन्होंने उसकी ओर नजर उठाकर नहीं देखा, गले लगाकर नहीं पूछा कि आज स्कूल में क्या हुआ। स्कूल बैग पटक कर वह माँ की तरफ बढ़ी ही थी कि पिता के कर्कश स्वर ने उसे रोक लिया। इसे ले जाओ यहाँ से। वंदना मौसी उसे दूसरे कमरे में ले गई और वहीं कुछ देर उसे सीने से चिपटाए रोती रही। फिर उसे कमरे में अकेला छोड़ वह बाहर निकल गई। मंदिरा तकिया में मुंह छुपाए रोती रही। माँ के साथ बिताए प्यार भरे वे दिन उसकी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा थे।
वह स्कूल से लौटती तो माँ उसे बाहों में भर लेती, प्यार से खाना खिलाते हुए उससे दिन भर की कहानी सुनती कि आज स्कूल में क्या हुआ। मंदिरा की दुनिया में माँ के अलावा और था भी क्या। पर पता नहीं क्यों पिता उसे ही माँ के असमय मौत मौत का दोषी मानते रहे। शायद इसलिए कि उसके जन्म से ही माँ बीमार रहने लगी थी। अंत समय में वह माँ से लिपट कर रो भी नहीं पाई। इसकी अतृप्ति आज तक उसे महसूस होती है। पिता शुरू से ही कम बोलते थे। माँ के गुजरने के बाद तो उन्होंने उससे बात करना तक बंद कर दिया। वह कहीं न कहीं उनकी झल्लाहट और बेबसी का शिकार बनती रही। वह कभी उनसे लाड़ न ले पाई। बड़ी साथ थी उसे भी माँ की ममता और पिता का प्यार मिलता। मंदिरा की आंखें फिर सजल हो आई थीं। बीता समय आज भी मंदिरा के जहन में चलचित्र सा कैद है। गहरी उस सांस के साथ उसने कमरे के पर्दे पूरी तरह खींच दिए कि धूप की रोशनी से उत्तू की मीठी नींद में खलल न पड़े, और आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा भिड़काकर बाहर निकल आई। कपड़े की हल्की चोट के साथ वह लिविंग रूम की डस्टिंग करने लगी। कुर्सी पर चढ़कर दीवार पर टंगी अपनी शादी की तस्वीर पर पड़ी धूल पोंछने लगी, तो यादों पर पड़ी धूल भी साफ होने लगी। कितनी सादगी भरी शादी थी उसकी। रिश्तेदारों के नाम पर वंदना मौसी के अलावा बस सुमेधा ही तो थी वहाँ। सुमेधा, उसके बचपन की सहेली, उसकी जिंदगी के हर्फ हर्फ से वाकिफ। वह तब भी उसके साथ थी जब उसने माँ को खोया था, और तब भी जब उसने आर्यन को पाया था। तस्वीर को वापस दीवार पर टांग कर वह नीचे तो उतर आई, पर यादों के मेले से बाहर नहीं निकल पाई। उसकी आंखों में ताज़ा होने लगे वे दिन जब आर्यन इंडस मॉल के बाहर वाले लॉन में उसका इंतजार करता रहता था। तब वह हॉस्टल में रहकर जानकी देवी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करती थी। कितने कठोर नियम थे उस हॉस्टल के। बाजार के नाम पर सप्ताह में एक दिन उन्हें बाहर जाने की छूट मिलती थी। कुछ न भी लेना हो तो भी लड़कियां इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती थीं। इतवार को सजी धजी लड़कियों की भीड़ जब हॉस्टल से बाहर निकलती तो लगता बारात निकल रही है। मंदिरा का मन कहीं जाने का नहीं करता, मगर सुमेधा उसे खींचकर अपने साथ लिए चलती। फिर अपने साथ साथ उसकी ज़रूरत का भी सामान खरीदती। मंदिरा इन सब से बेजार इधर उधर देखती रहती। लड़कियों की खिलखिलाहट उसे आश्चर्य से भर देती कि वे कैसे बिना बात इतना हंस सकती हैं। बस इसी भीड़ में तो टकराई थी वह आर्यन से। मंदिरा जैसे यादों की सुरंग में घुसती जा रही थी। वैसा ही एक इतवार था जब हमेशा की तरह पैरोल पर छूटी लड़कियां बेमतलब की खिलखिलाहट के बीच मॉल के भीतर जा रही थीं। उसने सुमेधा का हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे यहीं छोड़ दो, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता वहाँ। तुम शॉपिंग करके आओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। वह मॉल के साथ बने बगीचे की तरफ मुड़ गई। दुर्गा पूजा के दिनों की गुनगुनी धूप भली लग रही थी। वह लॉन में रखे बेंच पर इत्मीनान से बैठ गई। वहां से मॉल का गेट साफ दिखाई पड़ता था। लोगों की भीड़ कतारों में बाहर निकल रही थी। सामान से लदे फदे हर उम्र के लोग उस गेट से बाहर निकल रहे थे। हर किसी के पास इतना सामान था कि जैसे जिंदगी भर की शॉपिंग आज ही कर ली हो। सभी अपनी ट्रॉलियां वहीं लॉन की तरफ छोड़ अपना सामान गाड़ी की डिक्कियों में भरते दिखाई दे रहे थे। भरोसा एक पल का नहीं, पर तैयारी जिंदगी भर की। मंदिरा के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान तैर गई। अरे, तुम मुस्कुराती भी हो? एक युवक उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। मंदिरा ने अजीब निगाहों से उसे देखा, फिर मुंह फेर लिया। युवक उसकी बेंच के पास आ गया। मैं आर्यन। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वह असमंजस से देखती रही। आई होप आई हैव नॉट डिस्टर्ब्ड यू। आर्यन ने हंसते हुए अपना हाथ वापस मोड़ लिया। मंदिरा निर्विकार भाव से उसकी ओर देखती रही। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, मंदिरा को अपनी ओर देखते हुए उसने कहा था। वह अपना सामान समेट चुका था। वह आगे निकल गया था, मगर फिर पलट कर उसने वाक्य पूरा किया। बट लाइफलेस, बेजान। और वह भीड़ में खो गया। सभी सहेलियों के साथ मंदिरा हॉस्टल लौट आई, मगर कुछ था जो उसके भीतर बेचैनी पैदा कर रहा था। अगली सुबह नहाने के बाद जब वह शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी, तो लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा गया हो। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। उसने अपनी आंखों की ओर देखा। बड़ी बड़ी पंखुड़ियों सी आंखें।
उस रोज दिन भर उसके जहन में अपनी आंखें ही छाई रहीं। रात को सुमेधा के सो जाने के बाद वह उठकर शीशे के सामने आ खड़ी हुई। मोबाइल की रोशनी में उसने खुद को देखा, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों को देखा। माँ की आंखें भी बिल्कुल ऐसी ही थीं। माँ कितनी खूबसूरत लगती थी। उसे लगा उसका चेहरा माँ से कितना मिलता है। तो क्या मैं भी वैसी ही खूबसूरत दिखती हूँ? वह सोचने लगी, सुंदरता के मापदंड गढ़ने लगी। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा गया हो। उसके जहन में माँ के अंतिम दर्शन का दृश्य सजीव हो उठा था। सुनहरे गोटे की लाल चुनरी में लिपटा माँ का पथरीला शरीर, खूबसूरत मगर बेजान। खूबसूरत मगर बेजान। कोई उसके कानों में जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसके साथ ही वह भी चिल्लाने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ? सुमेधा नींद से जाग गई थी और उसे बुरी तरह से झिंझोड़ रही थी। बीते वक्त का एक एक हर्फ आज भी ताज़ा है। हॉस्टल की यादों से बाहर निकल मंदिरा अपने वर्तमान में लौटी। समय तेजी से भागा जा रहा था और अभी बहुत काम बाकी था। गहरी सांस भरते हुए वह रसोई की तरफ मुड़ गई। आलू छीलते हुए वह महसूस कर रही थी कि एक अजीब सा खालीपन हमेशा ही उसकी जिंदगी में हावी रहा। माँ को तो वह वापस नहीं ला सकती थी, मगर पिता होकर भी नहीं थे। उन्होंने उसे अपनाया ही नहीं कभी, और हॉस्टल भेजने के बाद तो बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया। सेमेस्टर खत्म होने के बाद जब वह घर आती, तब पापा किसी न किसी सरकारी दौरे पर बाहर गए होते और मंदिरा के लौट जाने के बाद ही वापस आते। उसका मन एक वीरान बियाबान की तरह भाएं भाएं करता रहता और वह छुट्टियां खत्म होने का इंतजार करती। उसे याद है, इंजीनियरिंग पूरी होने से एक सेमेस्टर पहले ही कैंपस सिलेक्शन के लिए कंपनियां कॉलेज में आने लगी थी। 2 कंपनियों में उसका सिलेक्शन भी हुआ था। वह पापा से सलाह लेना चाहती थी कि कौन सी कंपनी में ज्वाइन करना बेहतर होगा, मगर पापा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आखिर सुमेधा के लालच में उसने उसी कंपनी का चुनाव कर लिया जिसमें सुमेधा का भी सिलेक्शन हुआ था। किचन की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा बालों के साथ अटखेलियां कर रही थी। मुंह पर आए बालों को पीछे की ओर झटकते हुए वह फिर अपने अतीत से बाहर निकल आई। बीती बातें एक तरफ, आज का सच तो यह था कि आर्यन के मम्मी पापा अपने पोते से मिलने उसके घर आने वाले थे। पोते की खातिर ही सही, पर आर्यन के माता पिता ने उसके घर आने का मन तो बनाया ना। एक बार आए तो सही, उसके बाद तो मंदिरा अपनी सेवा भावना से उनका मन जीत ही लेगी। प्याज को जोर से कद्दूकस करते हुए उसकी उंगली भी थोड़ी सी छिल गई थी। पल भर रुकने का समय कहाँ था। उंगली झटक कर वह फ्रिज से टमाटर निकालने लगी। वह मन ही मन दिवा स्वप्न देख रही थी कि जैसे ही वे लोग आएंगे, वह मम्मी जी के पैर पकड़ लेगी, कहेगी कितनी मुश्किल होती है छोटे बच्चे को क्रच में छोड़कर ऑफिस जाने में। वे दोनों अगर यहीं रहने लगें तो बच्चे को जो ममता मिलेगी वह कोई और दे सकता है क्या? मंदिरा की आंखें बार बार छलछला उठती। भीतर के आवेग को मुश्किल से काबू करती हुई वह खाने की तैयारियों में जुटी रही। मम्मी जी के आने का समय हो चला था और अभी कितना काम बाकी था। ओह, खीर के लिए चावल भिगोना तो भूल ही गई थी वह कभी इधर तो कभी उधर फिरकी सी नाच रही थी। मगर निश्चित समय बीत जाने के काफी देर बाद तक भी जब वे लोग नहीं आए, तो उसका मन बुझने लगा। भाई, खाने में देरी है तो मैं कुछ हेल्प करूं? आर्यन खाने की टेबल पर आ बैठा था। मैं जानती थी कि मम्मी पापा का नाम लेने से वह भड़क उठेगा। उसने चुपचाप टेबल पर रखा खाना सजा दिया और जो उसने बड़े चाव से बनाया था। आर्यन हर व्यंजन खूब स्वाद ले लेकर खा रहा था, जबकि मंदिरा की भूख बिल्कुल मर चुकी थी। वह हैरान थी कि आर्यन कैसे इतना संतुलित रह लेता है। रोजमर्रा की तर्ज पर खाना खाकर आर्यन कुछ देर वॉक पर जाने लगा कि उत्तू के रोने की आवाज सुनकर लौट आया। वह भी किचन से दौड़ती हुई कमरे में आई, मगर तब तक आर्यन ने उत्तू को संभाल लिया था। कमरे में नाइट बल्ब जलाकर मंदिरा किचन समेटने चली गई। बने हुए व्यंजनों को ढक्कन बंद डोंगों में पैक कर फ्रिज में ठूंस दिया। उसे याद आ रहा था कि शादी के पहले वंदना मौसी ने उसे कुछ खास पकवान सिखाए थे और कहा था कि सास का दिल जीतना है तो हाथ में खाना बनाने का हुनर जरूरी है। मौसी का सबक याद करते हुए बहुत शौक से उसने आज यह सब तैयार किया था। मगर खैर, मंदिरा ने लंबी सांस भरी।
उसे लगा इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाथ पोंछकर वह सोने चली गई। ऑफिस की व्यस्तताओं के बीच भी कल की घटना दिमाग पर छाई रही। आर्यन के मम्मी पापा के न आने का दुख तो उसे जरूर था, पर इस बात की खुशी भी थी कि आखिर एक बार तो उनके आने का विचार बना ही था। इस बार यह विचार हकीकत की शक्ल नहीं ले पाया, मगर अगली बार ऐसा नहीं होगा। मंदिरा को लगता है कि पापा जी तो आना चाहते ही होंगे, जरूर मम्मी जी ने रोक लिया होगा। मम्मी जी इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं? क्या उन्हें अपने पोते से मिलने का मन नहीं करता होगा? फिर हमारे किए की सजा वे इस बच्चे को क्यों दे रही हैं? मन ही मन अनेक तरह के सवालों से जूझते हुए उसके सर में दर्द होने लगा था। सुमेधा के साथ लंच करते हुए उसने कल की सारी घटना बयान की। यह सब बताते हुए वह कभी आहत हुई तो कभी आशान्वित। मगर इन सब के बावजूद मंदिरा को भरोसा था कि इस बार न सही पर जल्दी ही वे लोग उसके घर आएंगे और तब मंदिरा उन्हें मना ही लेगी। सुमेधा मंदिरा के प्रेम और विवाह से लेकर उत्तु के होने तक की हर घटना की चश्मदीद गवाह थी। एक घर बनाने की कोशिश में दूसरा घर टूटते हुए भी उसने देखा था। साथ ही देखा था पश्चाताप में तड़पती मंदिरा को, जो खुद को इसका जिम्मेदार मानती रही थी। आज वह मंदिरा के भीतर एक अटूट विश्वास देख रही थी, जो उसमें मम्मी जी के वापस लौट आने को लेकर था। इसीलिए तो इतना सब होने के बाद भी वह बार बार यही दोहरा रही थी, देखना सुमेधा, मम्मी जी हमें जरूर अपना लेंगी। सुमेधा अच्छी तरह जानती थी कि मंदिरा के मन में माँ के प्यार के लिए कैसी तड़प थी। अपनी माँ को तो वह पहले ही खो चुकी है। अगर इस बार मम्मी जी ने उसे नहीं अपनाया तो वह टूट ही जाएगी। इसीलिए मंदिरा के लगाव से सुमेधा डरती थी। सुमेधा तो आर्यन के प्रति भी मंदिरा के लगाव से कितना डर गई थी। उसने अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश की थी कि मंदिरा आर्यन से न मिले, मगर ऐसा हो न सका। आर्यन के प्रति मंदिरा का लगाव उसकी जरूरत बनता गया और सुमेधा ने देखा कि जिंदगी में पहली बार मंदिरा ने खुद अपना फैसला लिया। आर्यन को लेकर वह अपने निर्णय पर अडिग थी। उस इतवार जब वे दोनों सामान लेकर मॉल से बाहर निकल रही थीं, तो ठीक उसी समय लॉन के साथ वाले गेट पर आर्यन दिखाई दे गया, जहां उससे उसकी पिछली बार मुलाकात हुई थी। सुमेधा से कुछ सलाह किए बिना मंदिरा झटके से उसके नजदीक पहुंची। बेजान आंखें खूबसूरत कैसे हो सकती हैं? मंदिरा उस पर इस तरह झपटी जैसे वह इस मौके की तलाश में ही यहाँ आई थी। अरे, मूर्तियां भी बोलती हैं क्या? अचानक हुए इस हमले के बावजूद आर्यन हल्के व्यंग से मुस्कुरा रहा था, जैसे वह इस स्थिति के लिए तैयार था। इन्हें देख रही हैं आप? उसने मॉल की लॉन में लगी छोटी छोटी मूर्तियों की तरफ इशारा किया। थोड़ा समय दें तो कुछ बताऊं? वह मंदिरा को उन मूर्तियों की ओर ले जाना चाहता था, मगर सुमेधा ने रोक लिया। हम थोड़ा जल्दी में हैं, कहते हुए सुमेधा ने मंदिरा को लगभग खींचते हुए हॉस्टल की गाड़ी में चढ़ा दिया। सुमेधा को आज भी अच्छी तरह याद है कि उसने बस की खिड़की से बाहर देखा था कि आर्यन उनकी ओर हाथ हिला रहा था। दिमाग तो उसका तब ठनका जब उसने मंदिरा को भी खिड़की की तरफ से उसे देखता हुआ पाया। किस चक्कर में है तू? उसने मंदिरा से पूछा था। मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए था, मंदिरा कह रही थी। इससे पहले उसने कभी उसे इतना दृढ़ या बेखौफ नहीं पाया था। सुमेधा को मंदिरा की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने वादा किया कि अगले इतवार वे लोग जितनी देर मॉल में होंगे उतनी देर में मंदिरा उससे अपने सवालों के जवाब ले सकती है। अगले इतवार हॉस्टल की लड़कियों के साथ सुमेधा तो मॉल में शॉपिंग करने चली गई, जबकि मंदिरा लॉन में उसी बेंच पर बैठकर आर्यन का इंतजार करने लगी। जाने क्यों सुमेधा ने 4 कदम ही बढ़ाए थे तो पलटकर देखा कि आर्यन को मंदिरा के नजदीक पाया था। फोन पर तो दोनों की बात हुई नहीं। पिछले इतवार भी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि वे इस वक्त और यहाँ मिलेंगे। मगर क्या कमाल की टेलीपैथी थी! क्या पता आर्यन वहां पहले से ही इंतजार में रहा हो और कहीं दूर से उन्हें आता हुआ देख रहा हो, फिर सुमेधा के पलटते ही वहां आ पहुंचा हो। खैर, सुमेधा मुस्कुराती हुई मॉल में गुम हो गई। जब तक वह शॉपिंग करके लौटी तब तक आर्यन मंदिरा से बातें करता रहा। फिर सुमेधा को अपनी टोली के साथ आता हुआ देखकर चल दिया। मिल गए सवालों के जवाब? पूछते हुए मंदिरा को चलने का इशारा किया सुमेधा ने। उन सवालों के जवाब तो ठीक ठीक मिल गए, मगर क्या? मंदिरा के इस जवाब तलबी पर सुमेधा हैरान थी।
कुछ नए सवाल पैदा हो गए हैं। मंदिरा के जवाब पर सुमेधा खूब हंसी थी। न सवाल खत्म हुए न मुलाकातें। हर इतवार आर्यन मॉल के लॉन में मंदिरा के इंतजार में मिलता। सुमेधा लड़कियों के साथ शॉपिंग करने मॉल में चली जाती, जबकि मंदिरा और आर्यन वहीं लॉन में टहलते। मंदिरा के पास अंतहीन सवाल थे और इसीलिए मुलाकातों का सिलसिला भी अंतहीन था। हफ्ते में 2 घंटे की मीटिंग में बातें पूरी न हो पाती। हॉस्टल जाने के बाद भी मंदिरा मोबाइल से चिपकी रहती। सुमेधा ने मंदिरा को इस लगाव के प्रति सचेत करना चाहा, मगर वह महसूस कर रही थी कि वे बेहद करीब आ चुके थे। आर्यन से मिलने के बाद मंदिरा में बहुत सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा था। अब उसके भीतर अपने फैसले खुद लेने का साहस आने लगा था। उसके भीतर आत्मविश्वास भरने लगा था। बीते दिनों को याद कर सुमेधा का मन एक अनूठी खुशी से भर गया। आर्यन मंदिरा के जीवन में प्यार लेके आया है। क्या पता उसी के माध्यम से मंदिरा को माँ की ममता भी हासिल हो जाए। उसका मन मंदिरा के लिए ढेरों दुआएं करने लगा। मंदिरा जानती है कि आर्यन की मम्मी कितनी सख्त हैं, फिर भी उसका भरोसा था कि कुछ समय की नाराजगी के बाद आर्यन के मम्मी पापा उसे जरूर अपना लेंगे। उसे यह भी विश्वास था कि अगर आप सच्चे मन से कोई कामना करते हैं तो वह जरूर पूरी होती है। आर्यन के साथ जिंदगी बिताने की ही बात ले लो, तब भी तो उसने ऐसी ही शिद्दत से कामना की थी। उसे याद है आज भी कि कैसे जादुई ढंग से सब हुआ था। आर्यन कोर्ट में शादी के लिए अर्जी लगाने गया था, जहां उसे अपने स्कूल के ज़माने का एक दोस्त मिल गया जो यहीं काम करता था। उसने सारी व्यवस्था करा दी थी। गवाहों का इंतजाम और दूसरी फॉर्मेलिटीज भी उसी दोस्त ने पूरी करा दी थी। मोहक यादों में खोई मंदिरा दफ्तर की ड्यूटी निभाती रही। फिर शाम होने पर अपनी उम्मीदों का पिटारा समेटे घर की ओर चलती। उसका दिल कह रहा था कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ख्यालों की दुनिया में डूबी वह कब अपनी सोसाइटी में दाखिल हुई उसे कुछ याद नहीं। उसके पैर यंत्रवत क्रच की तरफ मुड़ गए। एक हाथ में उत्तू को उठाए, दूसरे हाथ में उसका थैला और अपना पर्स टांगे वह अपने ब्लॉक की लिफ्ट में घुस गई। सामान से लदी फदी वह लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने घर का ताला खोलने लगी तो लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। कौन हो सकता है? एक बार की हाथ लड़खड़ा गए। एक हाथ में बच्चे को थामे और दूसरे में सामान टांगे वह पूरी तरह हिल गई थी। समझ नहीं पाई कि क्या करे। घबराहट में भरकर वह पीछे को पलटी तो देखती है मम्मी जी खड़ी है। मैं रोक नहीं पाई खुद को। थोड़ी झिझक के साथ मम्मी जी ने कहा तो सारा असमंजस पानी की तरह बह निकला। रोकना ही क्यों है मम्मी जी? छलछलाई आंखों से वह मम्मी जी के पैर की तरफ झुकी तो मम्मी जी ने उसके हाथ का सामान अपने हाथ में ले लिया। मंदिरा को लगा जैसे मम्मी जी ने उसके हाथ से थैला नहीं उठाया, उसकी जिम्मेदारियां उठा ली हैं। बैठिए मम्मी जी, मैं चाय बनाती हूँ। मंदिरा ने आज्ञा लेनी चाही तो मम्मी जी ने मना कर दिया। तू हाथ पैर धोकर आ, चाय मैं बनाती हूँ। मम्मी जी ने साधिकार उत्तू को अपने गोद में ले लिया। मंदिरा को लगा जैसे भीतर कोई समुद्र उमड़ आया हो जो बाढ़ की तरह बह निकलेगा। वह जल्दी से बाथरूम की तरफ मुड़ गई। माँ के प्यार को कितना तरसती रही वह। ऐसा होता है माँ का प्यार, माँ की ममता। चाय के घूंट भरती वे दोनों सहेलियां बन गई थी। आर्यन हमेशा अपने मन की करता रहा। मैंने जो लड़की उसके लिए पसंद की वह उसे देखने भी नहीं गया, तो मैं भी उसकी पसंद पर हामी क्यों भरती? मम्मी जी अपना पक्ष रख रही थी। पर अब लगता है जब उसने पहले से ही किसी को पसंद कर रखा था तो किसी दूसरी लड़की को देखने का लॉजिक भी क्या है? मम्मी जी ने चुन्नी से अपनी आंखें पोंछ ली। मंदिरा का मन द्रवित हो आया। माँ बाप कितने अरमान रखते हैं बाल बच्चों से, और बच्चे अपनी दुनिया अपनी ही तरह से बसा लेते हैं, सोचते ही नहीं कि इस बात से किसी को कितनी चोट पहुंच सकती है। मम्मी जी, मैं आपकी पसंद बनने की पूरी कोशिश करूंगी, मंदिरा ने कहा तो मम्मी जी ने उसे गले से लगा लिया। अरे, तू भी यही तेल लगाती है? मम्मी जी ने खिड़की पर रखी बनफूल तेल की शीशी की ओर इशारा किया। इससे सरदर्द में आराम आता है, मंदिरा ने हामी भरी। सिर्फ सरदर्द ही नहीं, थकान भी दूर हो जाती है, कहते हुए मम्मी जी ने हथेली में तेल उड़ेला और जब तक मंदिरा कुछ समझती उसके सर में ठोक दिया। वह हड़बड़ा गई, पर प्यार का यह हमला मन को बहुत सुकून दे रहा था।
थोड़ी बनफूल की झांस और थोड़ा प्यार का एहसास था कि उसकी आंखों से पानी निकल आया। देखना, अब आराम आ जाएगा, मम्मी जी ने बहते आंसुओं की ओर इशारा किया। मम्मी जी सचमुच नारियल की तरह है, मंदिरा ने सोचा। ऊपर से सख्त, मगर भीतर मक्खन और मीठा पानी। पता नहीं आर्यन उन्हें अब तक समझ क्यों नहीं पाया। सुन, मेरे आने के बारे में आर्यन से कुछ न कहना। आवाज में थोड़ा आदेश, थोड़ी मिन्नत। मंदिरा अब उनकी राजदार बन गई थी। इतनी करीब आ गई थी कि जितना आर्यन भी ना आ पाया था। पता है, मम्मी जी ने मुझे अपना लिया। अपनी चहक को भरसक दबाते हुए मंदिरा ने अगले दिन सुमेधा को सारी बात बताई थी। उसकी बातें सुनकर सुमेधा का भी मन भर आया। लगा भगवान ने उसकी सुन ली। उसे राहत महसूस हुई कि अब मंदिरा को भी वह खुशी हासिल हो सकेगी जिसके लिए वह उम्र भर तरसती रही। मंदिरा घर पहुंचती तो अक्सर ही मम्मी जी इंतजार करती मिलती। मंदिरा ने एक डुप्लीकेट चाबी मम्मी जी को सौंप दी थी ताकि उन्हें उसके इंतजार में बाहर न खड़ा रहना पड़े। मम्मी जी मुझे बहुत प्यार करती हैं, हर रोज चाय पर मेरा इंतजार करती हैं, मंदिरा ने सुमेधा को बताया था। तो क्या वे तुम्हारे साथ रहने लगी हैं? नहीं सुमेधा, वह तो आर्यन के आने से पहले लौट भी जाती हैं। अपने ही बेटे से पर्दा? बात कुछ समझ नहीं आई। आर्यन से उनकी ईगो टकराती है, मंदिरा ने समझाना चाहा, मगर सुमेधा से ये बात हजम नहीं हो पाई। सुमेधा मंदिरा की खुशी पर शक की लकीर नहीं खींचना चाहती थी, मगर भीतर ही भीतर वह सशंकित हो बैठी। मंदिरा, बड़ी मुश्किल से तुझे खुशी मिली है, जरा आंखें खुली रखना। जिंदगी में पहली बार आंखें मूंद लेने का मन करता है सुमेधा, कहते हुए मंदिरा ने इत्मीनान से अपनी आंखें मूंद ली। मंदिरा की खुशी देखते ही बनती थी। माँ का प्यार पाकर वह फूल सी खिल उठी थी। काम का बोझ भी उसे अब अच्छा लगने लगा था। दफ्तर से निपटकर वह घर की तरफ भागती। अगले दिन फिर शुरू हो जाता उसका सास पुराण। कई बार जब आर्यन टूर पर जाता, मंदिरा छुट्टी ले लेती और पूरा दिन मम्मी जी और उत्तू के साथ बिताती। मम्मी जी जब उत्तू को लाल तेल की मालिश कर नहलाकर सुला देती तो वह देर तक गहरी नींद सोता। आखिर अपनों की जगह क्रच और आया थोड़े ही ले सकते हैं। कई बार मम्मी जी उत्तू को दूध में केला मिलाकर खिला देती, जिससे वह दूध नहीं पी पाता और मंदिरा की छाती कुलबुलाती रह जाती। संकोच के मारे वह मम्मी जी से कुछ कह भी नहीं पाती। उस रोज भी ऐसा ही हुआ। मैं उत्तू को कुछ खिला देती हूँ, तब तक तू अपने काम पूरे कर ले, कहती हुई मम्मी जी उत्तू को दूध केला खिलाने लगी। मंदिरा बेमनी से उत्तू को मम्मी जी के पास सौंप कर रसोई में चली गई। जब तक वह खाना बनाकर लौटी उसने पाया मम्मी जी उसे बोलना सिखा रही थी। मैं अपने दादा का बेटा हूँ, चौधरी राधे श्याम का पोता। मंदिरा के चेहरे पर हंसी आ गई, मगर उसे आता देख मम्मी जी एकदम से फक पड़ गईं, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो, जैसे वो कोई बड़ा जुर्म करने जा रही थी कि ऐन वक्त रंगे हाथों पकड़ी गई हो। मंदिरा का मन सशंकित हो उठा। मम्मी जी का चेहरा भी उसे बहुत अजीब सा दिख रहा था, जैसे वे कोई साजिश रच रही हों। मंदिरा थोड़ा सहम गई। उस रोज मम्मी जी ने मंदिरा से कोई बात भी नहीं की। चाय पीते हुए भी दोनों के बीच एक चुप्पी तैरती रही। मंदिरा का मन बुझ गया। वह सोचती रही कि वह तो कितने निस्वार्थ भाव से इस बात का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी उसे अपना लेंगी, मगर आज की घटना से उसका भ्रम टूट गया। वह समझ गई कि मम्मी जी का प्यार एक छलावा है। वह तो अपने वारिस को हासिल करने के लिए यहाँ आती हैं। मंदिरा की निष्ठा से उन्हें कोई मतलब नहीं था। मंदिरा को बहुत ठेस लगी। वह तो सब कुछ खुद ही निछावर करने को तैयार थी, फिर मम्मी जी ने ऐसा क्यों किया? दफ्तर में भी मंदिरा खोई खोई रही। सुमेधा से भी यह सब बताने की इच्छा नहीं हुई। जिस मम्मी जी पर वह अपनी जिंदगी लुटा रही थी, उन्हीं से मिले विश्वासघात की कहानी वह किस मुंह से बताती? किसी तरह ऑफिस के काम में डूबकर सब भूलने की कोशिश करने लगी। मन को समझाया कि इसी बहाने सही, पर मम्मी जी का वहां आना तो बंद हुआ, वरना दिन भर काम से लौटकर वह बच्चे के लिए छटपटाती आती और मम्मी जी उसके हाथ से बच्चा ले लेती। वह इतना भी नहीं समझती कि मंदिरा के भीतर भी ममता कुलबुलाती होगी। वह यह नहीं मान पा रही थी कि मम्मी जी एक माँ के हृदय से अनजान हो सकती हैं। जिस माँ के प्यार के लिए वह इतना तड़पती रही, उसी माँ ने उसे माँ के सुख से बेदखल कर दिया था।
वह चाह कर भी इन बातों को सुमेधा से कह नहीं पा रही थी। आखिर सुमेधा ने तो उसे पहले ही सचेत किया था कि आंखें खुली रखना। अभी 3 दिन भी न बीते थे कि देखा मम्मी जी घर आई बैठी थी। वह समझ नहीं पाई कि उनसे किस तरह पेश आए। क्या मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ था और वे भूल सुधारने के ख्याल से आई थी? मम्मी जी चाय बना चुकी थी। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी, मगर आपस में कोई बात न की। मंदिरा सोचने लगी, आखिर बड़ी हैं, कोई हाथ जोड़कर माफी थोड़े ही मांगेंगी। जरूर इन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया होगा। उसने संयत होने की कोशिश की। देखो मंदिरा, उत्तू तुम्हारा अंश है, मगर वंश तो मेरा है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा। मम्मी जी ने चलते चलते कहा तो मंदिरा स्तब्ध रह गई। अगले दिन भी मम्मी जी मंदिरा के आने से पहले ही आई बैठी थी। उत्तू की तेल की मालिश, उसे नहलाना धुलाना और खाना खिलाना सब पहले की तरह कर रही थी। मंदिरा यह सब देखकर बहुत परेशान हो गई। वह किस तरह उन्हें आने से रोके कुछ तय नहीं कर पा रही थी। वह मन ही मन अंश और वंश का फर्क तौलती रही और महसूस करती रही कि वंश का पलड़ा भारी है। मम्मी जी रोज जबरदस्ती चली आती हैं। आखिर उसने सुमेधा से बात की। उनके पास डुप्लीकेट चाबी है, मैंने ही दी थी। मंदिरा अपने बचपने पर पछता रही थी। तू ताला बदल दे। सुमेधा सुमेधा की राय उसे बहुत अच्छी लगी। इतना सरल सा उपाय था, मगर उसके दिमाग में नहीं आया। मन हल्का हो गया। शाम को जाकर उसने पहला काम यही किया, घर का ताला बदल दिया। अब देखती हूँ कैसे आती हैं मम्मी जी। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। सप्ताह भर भी न बीता होगा कि एक रोज दफ्तर से लौटी तो मम्मी जी को घर के अंदर पाकर वह आश्चर्य से भर गई। इस ताले की चाबी तो उनके पास नहीं थी। मैंने आर्यन से ले ली। मम्मी जी मुस्कुराते हुए अपनी उंगली में चाबी घुमा रही थी। मंदिरा स्तब्ध रह गई। आर्यन मेरा बेटा है, अपने ही बेटे से कैसा पर्दा? मम्मी जी के चेहरे पर विजय का गर्व छलक रहा था। वह तो खुद हैरान है कि मेरे आने की बात तूने उससे छुपाई क्यों? मम्मी जी मुस्कुरा रही थी। अब आर्यन का तुझ पर कोई भरोसा नहीं रहा। वह समझ गया कि तू मुझे मेरे पोते से मिलने नहीं देती। मंदिरा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे एहसास हो गया है कि जो बहू दादी को पोते से मिलने न दे वह कितनी सही होगी। मम्मी जी की बातें सुन मंदिरा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मंदिरा ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। वह आर्यन के साथ ही तैयार होती, मगर आर्यन के चले जाने के बाद घर की कुंडी लगाकर अंदर बंद हो जाती। कोई भी दरवाजा खटखटाता वह नहीं खोलती। एक रोज वह घर में बैठी थी कि उसका फोन बजा। सुमेधा का फोन था। ऑफिस क्यों नहीं आ रही आजकल? दरवाजा खोल, मैं तेरे घर के बाहर खड़ी हूं। वह लपक कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। सुमेधा को भीतर लाने से पहले उसने दरवाजे के आसपास झांक कर पूरी तरह तसल्ली कर ली कि उसके साथ कोई और तो नहीं है। क्या करूं, किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। सुमेधा के गले लगकर वह फपक पड़ी। उसने सुमेधा को मम्मी जी की सारी हरकत बताई। इतने दिनों से इसीलिए छुट्टी लेकर बैठी हूं कि वे घर में ना आने पाए। मंदिरा ने खुलासा किया। आर्यन के जाते ही मैं भीतर से लॉक कर लेती हूँ। मंदिरा अभी भी दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। तू आर्यन को सारी बात बता क्यों नहीं देती? सुमेधा ने पूछा तो मंदिरा सुबक पड़ी। आर्यन का मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मंदिरा ने उसे मम्मी जी की साजिश के बारे में बताया, जिसकी साझेदार बनकर उसने आर्यन को मम्मी जी के आने के बारे में कुछ नहीं बताया था। मम्मी जी हिसाब बराबर कर रही हैं। मंदिरा ने बताया कि वो कहती हैं मैंने उनसे उनका बेटा छीना है, वो भी मुझसे मेरा बेटा छीन कर रहेंगी। वो मुझसे बदला ले रही हैं। मंदिरा बुरी तरह टूट चुकी थी और फूट फूट कर रोने लगी। दोनों को बातें करते समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। ध्यान तब टूटा जब आर्यन दरवाजे की घंटी बजा रहा था। सुमेधा को घर पर देख आर्यन को थोड़ी हैरानी हुई। क्या हुआ, आज ऑफिस में बातें पूरी नहीं हुई क्या? आर्यन ने हंसते हुए अपने हाथ का सामान टेबल पर रखा और सोफे पर पसर गया। मंदिरा उठकर चाय बनाने किचन में चली गई। मंदिरा 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रही, सुमेधा ने आवाज दबाते हुए आर्यन को बताया। ऑफिस नहीं आ रही? मगर रोज मेरे साथ ही तैयार होती है।
आर्यन की आवाज में हैरानी भरी अनभिज्ञता थी। सुमेधा ने उसे आवाज धीमी करने का इशारा करते हुए बताया कि उसकी मम्मी उत्तू से मिलने अक्सर उसके घर चली आती हैं। सुमेधा की बात पर वह ठाक्का मारकर हंस पड़ा। अपनी मम्मी को खूब जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। यानी मम्मी जी ने मंदिरा से झूठ कहा कि वे आर्यन से बात कर चुकी हैं। सुमेधा यकीन नहीं कर पा रही थी कि आर्यन की मम्मी झूठ भी बोल सकती हैं। मेरी मम्मी झूठ नहीं बोलती। आर्यन बौखला गया। अच्छा, कब से चल रहा है ये सिलसिला? अचानक कुछ सोचते हुए आर्यन ने पूछा। लगभग 1 महीने से। मगर मम्मी पापा तो पिछले 3 महीने से छोटी बहन शिल्पी के पास लंदन गए हुए हैं। पिछले हफ्ते भी मेरी शिल्पी से बात हुई है। मम्मी पापा वही हैं, उसके पास। आर्यन ने अपनी बात सिद्ध कर दी थी। मगर अगले ही पल वह किसी अनजानी आशंका से सिहर उठा। तो फिर वह औरत कौन है जिसके पास हमारे घर की चाबियां हैं? उत्तू किसके साथ रहता है? आर्यन अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था। इतने दिनों से कौन अनजान औरत हमारे घर पर आ रही थी और मंदिरा ने उसे घर की चाबी भी सौंप दी। आर्यन समझ गया कि वो लोग किसी गहरी साजिश का शिकार शिकार हुए हैं। अचानक सुमेधा की स्मृतियों में कुछ कौंधा। मंदिरा पहले भी ऐसा करती रही है आर्यन। सुमेधा ने उसे बताया कि अपनी मम्मी की डेथ के बाद एक लंबे समय तक मंदिरा अपनी गुजर चुकी माँ से ख्यालों में बातें किया करती थी। वह अक्सर कहा करती थी कि आज का लंच उसकी मम्मी ने बनाया है, या फिर देर रात उसकी मम्मी आई थी और उसे होमवर्क कराया था। सुमेधा को बात समझ आ रही थी, मगर आर्यन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आर्यन वह स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट रही है, उसका साइकेट्रिस्ट से इलाज भी चला है। स्किज़ोफ्रेनिया? आर्यन हैरान था। हाँ, इसमें इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में जीने लगता है। उसे लगता है कोई उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, यहाँ तक कि वह उसे मार डालना चाहता है। सुमेधा ने मोबाइल पर गूगल किया। स्किज़ोफ्रेनिया, हैलुसिनेशन या मतिभ्रम के दौर में व्यक्ति अपनी ही गढ़ी हुई दुनिया में जीने लगता है। ऐसे में रोगी को कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो दूसरों को नहीं सुनाई देती। विभ्रम की स्थिति में वह ऐसा बहुत कुछ देखता है जो औरों को नहीं दिखाई देता। वह ख्याल और हकीकत की में फ़र्क नहीं कर पाता है और धीरे-धीरे वास्तविकता से उसका संपर्क टूटने लगता है। आर्यन समझ कर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। पढ़ो इसे। सुमेधा ने अपना फ़ोन आर्यन के हाथ में दे दिया। लोग प्रायः ऐसे मरीजों को गंभीरता से नहीं लेते, मगर जब बीमारी बढ़ जाती है तब उसे पागल मान लेते हैं। आर्यन अविश्वास के साथ एक-एक अक्षर पढ़ रहा था। धीरे-धीरे मरीज का अपनों से विश्वास उठने लगता है। कई बार तो वह मरने और मारने की हद तक भी चला जाता है। मंदिरा हैलुसिनेशन के दौर से गुजर रही है आर्यन, उसे संभालो। उसे इस नींद की दुनिया से बाहर निकालो। जल्दी किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलो। सुमेधा एक सांस में बोली जा रही थी। जब तक मंदिरा चाय लेकर आती, आर्यन जल्दी से शहर के बेस्ट साइकियाट्रिस्ट के पते खंगालने लगा। ये वो कहानी है जो साहित्य अमृत के कथा विशेषांक में छपी थी और अब मेरे संग्रह में है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी खास तरह के लोगों के प्रति संवेदनशील बना सकेगी। बहुत सुंदर मैम, बहुत प्रभावशाली कहानी पाठ था आपका। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच कुमार मंगलम रणवीर जी उपस्थित हैं। ये वर्तमान में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में हिंदी में शोधार्थी हैं और ये अलका मैम की कहानियों पे अपने विचार रखना चाहते हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि अपनी बात को रखें। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैम की इस मनोवैज्ञानिक कथा पर 2-4 शब्द कह सकूं। दीवा स्वप्न एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण को लिए हुए ये कथा है जिस पर मैं अपना विचार रख रहा हूं। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ लिखी गई कहानियां पाठक को केवल घटनाओं से नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन से जोड़ती है। दीवा स्वप्न ऐसे ही संवेदनशील और विचारोत्तेजक कहानी है
जिसमें एक स्त्री के जीवन के बहाने उसके मानसिक संघर्ष, भावनात्मक अभाव और सामाजिक परिस्थितियों का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, बल्कि उस समाज का भी आईना है जहां मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और दो चार संदर्भ जो मैं देख रहा हूं कि मैम की कथा में यह जो जहां हम देख रहे थे कि अंश और वंश की बात हो रही थी, तो वो कहीं न कहीं सामाजिक परिवेश को भी रेखांकित करता है, सामाजिक यथार्थ को दिखाता है। और दूसरे तरफ हम यह भी देखते हैं कि दो पीढ़ियों का भी संघर्ष जो है कहानी में बार-बार उद्घाटित होता है। कहानी की नायिका मंदिरा जो है बचपन से ही ममता के अभाव में पली बढ़ी है। माँ की असमय मृत्यु और पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार उसके मन में गहरे खालीपन को जन्म देता है। यही अभाव उसके व्यक्तित्व की आधार भूमि बन जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बचपन में स्नेह और सुरक्षा का अभाव व्यक्ति के भीतर असुरक्षा, हीनता और प्रेम की तीव्र आकांक्षा उत्पन्न करता है। मंदिरा के साथ भी यही हुआ। वह हर उस संबंध में माँ का साया खोजती है जो उसे भावनात्मक सहारा दे सके। हम प्रायः अपने जीवन के इर्द गिर्द भी देखते हैं कि जो खालीपन होता है किसी व्यक्ति, किसी संबंध, उसके कारण जो खालीपन जीवन में होता है, तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि कोई दूसरा आएगा तो वो खालीपन भर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार वह खालीपन जो है वो नासूर बनकर उभरता है, एक गहरा घाव जिसमें व्यक्ति दिनों दिन घुटता है। तो हमें व्यक्ति के तौर पे साहित्य अनुरागी के तौर पे, मानवता मनुष्य के तौर पे यह देखना चाहिए कि अगर ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं तो उन्हें सुमेधा की तरह सखी बनकर प्रश्रय देना चाहिए कि हम उसके दुख को कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम कर सकते हैं। तो यह प्रयास जो होना चाहिए वो मैम ने अपने पात्रों के माध्यम से भी संजोया है, जो कि काबिले तारीफ है। और वो लगता है कि नहीं, हम जो मनुष्य का जो है कार्य कर रहे हैं साहित्य में, जिसके लिए मैं मैम के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ऐसे ही दिनों दिन इस तरह के संदर्भ को दर्शाते रहें कथा में, जिससे समाज का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो। फिर हम आते हैं कहानी के अगले बिंदु पे। आर्यन से विवाह के बाद भी मंदिरा का यह खालीपन भर नहीं पाता, क्योंकि ससुराल से उसे स्वीकृति नहीं मिलती। यहाँ कहानी एक सामाजिक यथार्थ को उजागर करती है। अक्सर विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का संबंध होता है, और जब परिवार इसे स्वीकार नहीं करता तो उसका सबसे अधिक प्रभाव स्त्री पर पड़ता है। मंदिरा अपनी सेवा और समर्पण से सास का दिल जीतना चाहती है, परंतु जब यह प्रयास विफल होता है तो वह अपने भीतर एक वैकल्पिक दुनिया रच लेती है। और हम संबंधों को इर्द गिर्द जब देखते हैं, झांकते हैं, तो प्राय हम देखते हैं कि जब स्त्री संघर्ष करती है, हमारी माँ बहनें संघर्ष करती है, तो जो उनके विचारों को दमन करने वाला है वो भी कहीं ना कहीं एक स्त्री ही होती। ठीक है, ऐसे मतलब मैं कोई विवादित नहीं बोल रहा हूँ, जैसा मतलब जो ग्रामीण परिवेश में मैं देख रहा हूँ उसी बात की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। प्राय ऐसा होता है कि कई संबंध होते हैं, तो उसमें देखते हैं कि देखिए कई बार सास ऐसी गलतियां करती हैं कि उनकी बेटी है तो बेटी के साथ उनका विचार व्यवहार अलग हो जाता है, और पुतोह के साथ कुछ और हो जाता है।
तो यह जो पारिवारिक संघर्ष है वह भी बार बार कहानी में परिलक्षित होता है। यहीं से फिर हम देखते हैं कि जो अ, कहानी की जो नायिका है वह जब भीतर एक वैकल्पिक दुनिया रच लेती है तो वहीं से कहानी का मनोवैज्ञानिक पक्ष अत्यंत प्रभावशाली हो उठता है। मंदिरा अपनी सास की एक काल्पनिक छवि गढ़ती है जो उससे प्रेम करती है, उसके साथ समय बिताती है और उसके बच्चे की देखभाल करती है। यह स्थिति मानसिक रोग स्किज़ोफ्रेनिया की ओर संकेत करती है, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर खो देता है। मंदिरा के लिए यह दीवा स्वप्न केवल कल्पना नहीं, बल्कि उसके अधूरे जीवन की पूर्ति का माध्यम बन जाता है। वह जिस ममता के लिए तरसती रही, उसे अपने ही मन में साकार कर लेती है। जैसे आज के, अब इस संदर्भ को मैं आज के समय से जोड़ रहा हूँ कि कई बार जो आज के युवक हैं, जो नौजवान हैं, वो प्रेम की तरफ भागते हैं और कई बार वो उनके अंदर एक अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है और वो उसमें ये जोड़ते हैं कि क्या प्रेम वही रह गया जो कल था, या हमने किसी के बहकावे में आकर प्रेम की परिभाषा को ही बदल दिया है। तो ये, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि वो उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है, मानसिक स्थिति ऐसे बिगड़ जाती है कि वो उनके जीवन के इर्द गिर्द केवल दुख ही दुख दिखाई देता है। लेकिन मैं एक साहित्य अध्येता के नजर से यह कहना चाहूंगा युवाओं को, स्त्रियों को, कि हमें जीवन, देखिए दुख तो वास्तविकता है कि दुख है, संघर्ष है, लेकिन हमें जीवन के अंदर जितने सारे रस हैं, जो भाव हैं, उनको मतलब ये करना चाहिए। एक पक्षीय अगर हम हो जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को एक वैकुंठ की तरह बना लेते हैं और उसमें हम खुद जूझते हैं और काफी मतलब परेशान होते हैं। वो या तो मानसिक प्रताड़ना कर सकते हैं, शारीरिक प्रताड़ना, जो भी है वो खुद हम लोग उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमें चाहिए कि संतुलन जीवन में बना होना चाहिए। अब मैं कहानी के अगले बिंदु पे बात करूंगा। कहानी का जो चरम बिंदु तब आता है जब यह स्पष्ट होता है कि आर्यन के माता पिता वास्तव में वहां थे ही नहीं। यह खुलासा पाठक को झकझोर देता है और मंदिरा की स्थिति की गंभीरता को सामने लाता है। यहाँ लेखक ने अत्यंत कुशलता से यह दिखाया है कि मानसिक रोग धीरे धीरे व्यक्ति को वास्तविकता से दूर कर देता है और वह अपनी ही बनाई दुनिया में जीने लगता है। इस प्रक्रिया में उसका अपने प्रियजनों से विश्वास भी टूटने लगता है और कहीं ना कहीं जो आपसी संबंध के बीच जो टूटन है वह भी काफी गंभीरता के साथ कथा में प्रकट हुआ। सामाजिक दृष्टि से यह कहानी कई प्रश्न उठाती है। क्या परिवार ने मंदिरा की भावनाओं को समझने की कोशिश की? क्या उसके मानसिक स्वास्थ्य पर समय रहते ध्यान दिया गया? क्या समाज में मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता पर्याप्त है? इन प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक रूप में सामने आते हैं। अब देखिए कि माँ से जरूर मंदिरा बिछड़ी, लेकिन पिता को चाहिए था कि उस पे मतलब जो उनका जो भाव व्यवहार हो उसके अनुरूप हो, लेकिन उनसे उपेक्षित होने के बाद कहीं ना कहीं मंदिरा जो है और टूट गई थी। कहानी यह स्पष्ट करती है कि मानसिक बीमारी को केवल पागलपन कहकर टाल देना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि यह स्थिति को और गंभीर बना देता है। कहानी का शीर्षक दीवा स्वप्न अत्यंत सार्थक है। यह उस मानसिक अवस्था का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति जागते हुए भी सपनों की दुनिया में जीता है। मंदिरा का सपना एक स्नेहपूर्ण परिवार, सास का प्यार, माँ जैसी ममता वास्तविकता में अधूरा रह जाता है, इसलिए वह उसे अपने मन में साकार लेती है। यही उसका दीवा स्वप्न है जो अंततः उसकी पीड़ा का कारण भी बनता है। अंततः दीवा स्वप्न केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है
भावनात्मक उपेक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी किसी भी व्यक्ति को भीतर से तोड़ सकती है। यह रचना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में संवेदना, संवाद और समझ कितनी आवश्यक है। साथ ही यह भी संदेश देती है कि मानसिक रोगों को गंभीरता से लेना और समय पर उपचार कराना समाज की जिम्मेदारी है। और आज जब हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि पर्यावरणीय असंतुलन है, उसके कारण जो विकट समस्या उत्पन्न हो रही है, तो मुझे जैसा प्रतीत होता है कि एक समस्या यह भी है कि आज हमारे पास ऐसे अपनापा अपने लोग जो अपनापा दिखाएं, ऐसे लोगों की कमी है जिससे मैं सकारात्मक संवाद कर सकूं। और इसी के कारण यह जो कठिनाई हमारे समक्ष है, यह जो समस्या है, वह हमारे समक्ष फुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी है और उससे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और अंततः मैं यही कहूंगा कि यह जो कहानी है एक मार्मिक कहानी है जो कि यथार्थ और मनोवैज्ञानिकता को अपने साथ सहचर बनाकर चलती है और पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। मैं चाहता हूं कि पाठक के तौर पर, अध्येता के तौर पर आत्मचिंतन करूं इस कथा को पढ़ते हुए, जिससे प्रेरणा प्राप्त हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत ही सुंदर विवेचना आपने की और मुझे मतलब एक लेखक को जो संतोष होता है कि वो लिखता है तो कोई ना कोई उद्देश्य उसके सामने होता है। तो वो जो मेरा उद्देश्य था आपने उसे पकड़ा। समय और समाज ऐसा है कि हम किसी को पलट कर देखते नहीं। एक लाचार व्यक्ति जा रहा है, दिव्यांग जा रहा है, हमसे धक्का देते हुए भी निकल जाते हैं। तो लेखक की कलम उसे रोकती है। वो चाहती है कि जो उसकी कहानियों को पढ़े, ऐसी रचनाओं को पढ़े, उसके भीतर वो मानव जागे कि वो ऐसे व्यक्ति को धक्का देकर ना निकले, बल्कि उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करे, उसके साथ कहीं साझा करे, उसके साथ कहीं कम्युनिकेट करे कि क्या दिक्कत है। और अगर कहीं थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी मिल जाता है तो बहुत हद तक हो सकता है बीमारी बचपन में ही रोक ली जाती। पिता साथ देते तो शायद ये भयंकर रूप लेती ही नहीं। तो आपने बहुत अच्छे से इसका एक-एक बारीकी जी से इसके स्तरों को खोला और उस पर रखा। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सुनने वाले हैं और उनको भी कई ऐसी चीज़ें होंगी जो अगर छूट रही होंगी तो कुमार मंगलम जी ने इतनी अच्छी तरह से कई बिंदुओं को पकड़ा और रखा है कि कहानी को समझने में, उसको जानने में और सहायता मिलेगी। मैं सत्यप्रकाश जी इस बात के लिए ख़ास तौर पर आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक इतने अच्छे शोधार्थी को आप लेकर आए, एक इतने अच्छे अध्येता को लेकर आए, जिन्होंने कहानी को बहुत ही मुलायमत के साथ पकड़ा भी और बहुत ही स्पष्ट होकर के बात को रखी भी। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद मैम। आपका। मुझे तो एक बात यह मुझे तो एक बात यह भी लग रहा है मैम कि ये कहीं ना कहीं मनुष्य को, मतलब मनुष्य होने की मुहिम है, ये कथा में मतलब दिख रही है कि मनुष्य जो है वो मनुष्य बना रहे, उसकी मुहिम चल रही है आपकी बिल्कुल, कथा के माध्यम से। बहुत सही। बहुत बहुत आभार आपका मंगलम भैया कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े। और धन्यवाद अनिल जी। मैम भी था जी। साथियों, समय की अपनी सीमा है, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग जुड़े, मैं भी आपका बहुत आभार करती हूँ, जो हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत धन्यवाद।